नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। आपके साथ मैं हूं साकिर सुमन। ना इधर की बात ना उधर की बात, सिर्फ बात बेबाक। बेबाक में आज हम आपको पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक समीकरण से रूबरू कराने वाले हैं। आपको बिहार भी लिया चलेंगे, आपको हरियाणा से भी रूबरू कराएंगे और आपको यह भी जानना कि बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री के बैंक अकाउंट में कितने पैसे, किसे नफा और किसे नुकसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक में आज सबसे पहले हम आपको रूबरू कराने वाले हैं बिहार में होने वाले राजनीतिक घमासान से। जी हां, यहां चुनाव है और चुनाव का नाम जहन में आते ही आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पारा किस तरीके से हाई होगा। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के सूरमा, जो उनके सबसे पॉपुलर चेहरे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री कितनी बार जाएंगे रैली के लिए, वर्चुअल रैली राहुल गांधी कितनी बार करेंगे, प्रियंका गांधी किस तरीके से चुनावी इस पूरे बाजार में और पारा हाई करेंगी, कैसे मतदाताओं को अपने पक्ष में करेंगी, कैसे जेडीयू और लोजपा के लिए बड़ा बयान सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पहले चरण के मतदान में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इस बार राज्य में ज्यादातर पार्टियां वैसे तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन अंदर खाने जातीय समीकरणों को साधने में भी लगी हैं। हर बार की तरह इस बार भी राज्य में यादव उम्मीदवारों का बोलबाला है। बिहार की आबादी में यादवों की कुल संख्या करीब 14% है और प्रतिशत आबादी का वोट हासिल करने के लिए सभी दल करीब 37% यादव उम्मीदवारों को टिकट दे चुके हैं। यादव उम्मीदवारों को टिकट देने में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे आगे है। महागठबंधन में आरजेडी के 40% उम्मीदवार यादव वर्ग से हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो जेडीयू ने 17 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने भी 16 यादवों को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ चुनाव में इस बार अति पिछड़ा वर्ग भी पार्टियों के एजेंडे के केंद्र में है। बिहार की आबादी में 25% हिस्सा इस अति पिछड़ा वर्ग का है, जहां आरजेडी ने इस वर्ग के 24% उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं जेडीयू ने इस वर्ग के 26% प्रत्याशियों को टिकट दिया है। राजनीतिक पार्टियां बिहार में जातीय समीकरण बिठाने के साथ धार्मिक मुद्दे पर भी वोट जुटाने की कोशिश कर रही हैं। जहां आरजेडी ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए इस वर्ग के 12% प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं जेडीयू ने कुल 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट थमाया है। हालांकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक ही मुस्लिम चेहरे को चुनाव लड़ाया था। वहीं बिहार चुनाव के लिए एनडीए से अलग हुई लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी बताया है, तो वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश यादव और बीजेपी पर पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी सी डी कोई टीम नहीं है, हमारी एक ही मजबूत टीम है। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन का उनको हराएंगे। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं।
क्यों मेरी पार्टी की अपनी सोच नहीं हो सकती, क्यों मेरी पार्टी की अपनी राय नहीं हो सकती, क्यों मैं किसी का वोट ही काटूंगा, क्यों मैं अपनी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा रहा, ये मेरी सोच, मेरी समझ के परे है। पर मैं समझ रहा हूँ कि ये शब्दावली कहाँ से आ रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सारी बातों को बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से जिस तरीके से उनको नुकसान होने वाला है, उसकी चिंता। और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है, वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। वो दूसरों से बुलवाना उनकी शैली का उनका हिस्सा रहा है। पर हाँ, मुझे दुख जरूर है इस बात का कि जब सुशील मोदी जी या भूपेंद्र यादव जी या प्रकाश जावड़ेकर जी अगर मुख्यमंत्री की भाषा अगर वो बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ और इस बात का मैं उनको श्रेय भी देता हूँ कि वो अपना गठबंधन धर्म बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, पर वो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो रामविलास पासवान जी की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहां पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। वहीं बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं को लेकर कार्यक्रम तय कर दिया गया है। पीएम मोदी बिहार में कुल 12 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की जितनी रैलियां होंगी, उसमें सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे, जिसकी जानकारी बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने दी। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का फिर समय हमें प्राप्त हुआ है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा में पहली रैली करेंगे, मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली करेंगे और पटना में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को 1 नवंबर को फिर बिहार आएंगे। पहली रैली 1 तारीख को छपरा में करेंगे, दूसरी रैली पूर्वी चंपारण में करेंगे और तीसरी रैली समस्तीपुर में करेंगे। और अंततः फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को बिहार में आएंगे और 3 तारीख को पहली रैली पश्चिमी चंपारण में होगी, दूसरी रैली सहरसा में होगी और तीसरी रैली फारबिसगंज अररिया में होगी। इस प्रकार से कुल 12 रैलियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव में 6 रैलियां करेंगे। पहली 21 अक्टूबर, दूसरी 24 अक्टूबर, तीसरी 27 अक्टूबर और चौथी 29 अक्टूबर को रैली करेंगे। इसके साथ ही 1 नवंबर और 5 नवंबर को राहुल गांधी चुनावी बिगुल फूंकेंगे। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी बिहार चुनाव में 3 रैलियां करेंगी। आपको बता दें कि इन रैलियों में बदलाव भी हो सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बिहार से बाहर निकलकर हरियाणा का पॉलिटिकल मिजाज भी हाई है, क्योंकि यहां भी उपचुनाव है और उपचुनाव का मतलब है कि एक सीट पर तमाम सुरमाओं का जोर लग जाना, एक सीट के लिए तमाम राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों का इकट्ठा हो जाना, सारी की सारी पॉलिटिकल एनर्जी एक साथ लगा देना। जी हां, बड़ौदा में कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखिए जरा। हरियाणा में बड़ौदा की धरती से सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है। बड़ौदा के रण में सभी पार्टियों ने अपना अपना योद्धा उतारकर इस रण को फतह करने का आगाज कर दिया है। तमाम जल्दोजहद विचार और बैठकों के दौर के बाद बड़ौदा के रण में उतरने वाले उम्मीदवार सामने आ गए हैं। अब बड़ौदा के लोगों के सामने वो चेहरे आ गए जिसमें से किसी एक को बड़ौदा की जनता अपना विधायक चुनेगी और जिससे अपने विकास की उम्मीद लगाएगी। 3 तारीख को जिस चेहरे पर बड़ौदा की जनता मोहर लगाएगी और 10 तारीख को जनता की मोहर पर इन कुछ चेहरों में से किसी एक को ताज पहनाया जाएगा, विधायक बनाया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और निर्दलीय सभी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और सभी ने नामांकन भी भरा।
तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट मैदान में होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी रण में होंगे योगेश्वर दत्त। कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल ताल ठोकेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं जोगेंद्र मलिक। निर्दलीय उम्मीदवार जो कि ताल ठोक रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर कपूर नरवाल। ये वो 4 चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला बड़ौदावासी इस बार के चुनाव में करेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर पर दांव खेला है। मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, खिलाड़ी था, गांव ने बहुत ज़्यादा सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया है और आज हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह मलिक जी साथ में यहाँ पे आए हैं और यही है कि भाई ये टिकट ना तो मेरी है, ये ना महेंद्र सिंह मलिक बड़े भाई की, ये पूरे गांव की टिकट है, ये गांव की झोली में डालने के लिए है। हाँ, गांव की झोली में, और ये इलेक्शन गांव का है, गांव में इलेक्शन लड़ेगा और बहुत ज़्यादा मतों से जीत जाऊँगा। पिछली बार आपको कुछ वोटों से अंतर से आप पीछे रह गए थे, इस बार किस प्रकार रणनीति रहेगी? देखिए टाइम हमें बहुत कम टाइम मिला था, सबसे बड़ी बात है कि गांव के 2, एक मैं और एक हमारे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक थे, इसलिए थोड़ा मतलब स्थिति अलग तरीके की होगी, इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई जो मतलब जिस एक तरफा जो गांव को चलना चाहिए था वो, क्योंकि 2 होने बाद तो दिक्कतें आती हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे अध्यक्ष JP नड्डा जी ने और जेडी के अध्यक्ष ओपरा धनखड़ जी ने जो विश्वास हम पे जताया है और टिकट दी है, तो उस पर पूरा गाँव खड़ा उतरेगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ये तो अपना विकास कराना है। अब यहाँ पे जनता वोटाना थी, यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हो चुकी है, IMT घोषणा हो चुकी है, राइस मिल की घोषणा हो चुकी है, 2 कॉलेज आ चुके हैं ऑलरेडी, संस्कृत मॉडर्न स्कूल आ चुके हैं, इसलिए अब 4 साल विकास कराना है और हमें सरकारी साथ चलना है। तो इंडियन नेशनल लोकदल इस बार भी जोगिंदर मलिक को ही बड़ौदा से खड़ा होने का मौका देती नजर आई है। जोगिंदर मलिक इसके लिए अकेला हुई है, 1,80,00,000 जो मतदाता है ये उनके विश्वास में टिकट दी है और मुझे पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का की बहादुर समझदार जनता है, वोटर है। समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, किसान के लिए सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है। बड़ौदा हल्का में डेवलपमेंट का समस्या की समस्या है, अनेकों समस्या का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज डॉक्टर कपूर नरवाल ने अकेले ही बड़ौदा के रण में उतरने का मन बना लिया है। मैं नहीं मानता कि दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का या कोई हमारे सामने आएगा, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से लोगों के बीच में रहता हूं। लोगों का, मेरी माताओं का, बहनों का प्यार और जो प्रेम है वो मेरे प्रति बहुत ज्यादा है। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर कांग्रेस ने इस बार इंदुराज नरवाल को मौका दिया है। पार्टी का सब तैयार था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, इनकी तरह नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत दूसरी स्टेट्स भी और भी हमारा फैसला हो चुका है। एक बढ़िया उम्मीदवार है, ऑल इज वेल एंड वी आर गोइंग टू विन। कांग्रेस जीतेगी और हमारा भाई इंदुराज जीतेगा। सभी ने नामांकन किया और सभी के साथ कई दिग्गज भी मौजूद रहे। आगाज हो गया है, अब सभी को बस एक ही चीज का इंतजार है, या यूं कहें कि एक तारीख का, और वो तारीख है 3 नवंबर, जब जनता इन सबकी किस्मत को EVM में कैद कर देगी और 10 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। बड़ौदा से जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। चुनावी माहौल से थोड़ा सा हटकर अब आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का बैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, कितनी आय प्रधानमंत्री के इस अकाउंट में ऐड ऑन हुई है, जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की बुलंदियों को छुआ है, वो उनकी कड़ी मेहनत का फल है। पीएम मोदी का नाम आज चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय पावरफुल लोगों में गिना जाता है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी की तरह अपनी सैलरी बचत खाते में रखते हैं। इतना ही नहीं, फिक्स डिपॉजिट समेत कई सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट भी करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले प्रधानमंत्री की संपत्ति में 36,53,000 का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि देश के मुखिया के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2,85,00,000 रुपए के मालिक हैं, जिसमें चल और अचल संपत्तियां दोनों शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रति माह
2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, उसमें से वो ज्यादातर की बचत करते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बचत को कहां और कैसे इन्वेस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवेश जानिए। प्रधानमंत्री के बचत खाते में 3.38 लाख रुपए हैं। कैश के नाम पर उनके पास 31,450 रुपए हैं। गांधीनगर की SBI शाखा में फिक्स डिपॉजिट कराया गया है। इस FD की वैल्यू बढ़कर हुई 1,60,28,039 रुपए। इस FD से ही 32.46 लाख रुपए का ब्याज मिला है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में भी PM नरेंद्र मोदी निवेश करते हैं। जनवरी 2012 में 20,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा था। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 8,43,100 रुपए निवेश किया गया है। PM मोदी ने एक लाइफ इंश्योरेंस भी कराया है, जिसका प्रीमियम हर साल 1,50,957 रुपए जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी कुल संपत्ति की घोषणा की है। इसका पूरा ब्यौरा www.pmindia.gov.in पर देखा जा सकता है। वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा 30 जून 2020 तक का है, जबकि बाकी राजनेताओं की संपत्ति 31 मार्च 2020 तक की दिखाई गई है। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति पिछले 6 सालों में कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति वित्त वर्ष 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 9,69,711 रुपए रही। वहीं बात करें 2015 से लेकर 2016 की तो 8,58,780 रुपए रही। वहीं बात करें 2016 से 17 की तो 19,23,160 रुपए रही। वहीं बात करें वित्त वर्ष 2017 से 18 के बीच तो इस दौरान 14,59,750 रुपए रही। वहीं 2018 से 2019 के बीच 19,92,520 रुपए रही। वहीं वित्त वर्ष 2019 से 20 के बीच 36,53,000 रुपए रही। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने की व्यवस्था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शुरू हुई थी। सांसदों को भी अपने परिवार की आय का ब्यौरा हर साल देना होता है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के बाद से सभी सरकारी नौकरों को उनकी सालाना आय की जानकारी सार्वजनिक करनी अनिवार्य होती है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। जी हां, प्रधानमंत्री के बैंक अकाउंट में बढ़ोतरी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बैंक अकाउंट में कटौती हुई है। घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है अमित शाह को। क्यों, कैसे, देखिए। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी की संपत्ति साल 2020 में पिछले साल के मुकाबले करीब 36 लाख रुपए बढ़ी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति पिछले साल के मुकाबले इस साल घट गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि PM मोदी किस तरह से सेफ खेलते हैं, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्स डिपॉजिट और सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ बेशक रिटर्न कम मिले, लेकिन नुकसान का चांस ना के बराबर होगा। जबकि गृह मंत्री अमित शाह निडर होकर रिस्क लेते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर यहाँ मुनाफा होता है तो बड़ा होता है और नुकसान भी उतना ही हो सकता है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा है। क्योंकि कोरोना महासंकट और लॉकडाउन के चलते शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति 2019 में 32.3 करोड़ रुपए संपत्ति थी। 2020 में घटकर 28.63 करोड़ रह गई। अमित शाह के पास 10 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी कुल वैल्यू 13.56 करोड़ रुपए आकी गई है। शाह के पास कैश 15,814 रुपए हैं। बैंक में 1 करोड़ रुपए का बैलेंस भी है।
13.47 लाख के बीमा और पेंशन पॉलिसी भी हैं। फिक्स डिपॉजिट में 2.79 लाख रुपए हैं, जबकि 44.47 लाख रुपए की ज्वेलरी है। करीब 13 करोड़ 5 लाख रुपए के शेयर हैं। 2019 में इन शेयर्स की कीमत 17 करोड़ 9 लाख रुपए थी। शेयर मार्केट से करीब 4 करोड़ का नुकसान अमित शाह को हुआ है। अमित शाह गुजरात के एक धनी परिवार से हैं। उन्हें विरासत में 13 करोड़ 56 लाख की संपत्ति मिली थी और अमित शाह अपनी संपत्ति को शेयर बाजार में लगाने पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वो घाटे से भी नहीं घबराते। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बैंक अकाउंट से निकलकर आपको बलिया के गांव में लिए चलते हैं। बलिया के गांव का नजारा आपको दिखाते हैं कि अंधाधुंध किस तरीके से दिन दहाड़े अफसर के सामने गोलीबारी हो जाती है, लेकिन अभी तक गोलीबारी करने वाला फरार है। सियासी पारा भी इसे लेकर के चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश को ये हुआ क्या? चरम पर अपराध पहुंच गया। अफसरों के सामने कर दी हत्या। बदमाशों ने सरेआम बरसाई गोलियां। ये तस्वीरें देखकर जहन में बस एक ही सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश को ये हुआ क्या? यहाँ बदमाश क्यों बेखौफ हो चला है? क्यों योगी सरकार का एक्शन में होना भी नाकाफी नजर आने लगा है? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अफरा तफरी, भगदड़, हो हल्ला और ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें हैं बलिया के दुर्जनपुर गांव की। यहाँ जिला प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी राशन की दुकान के लिए खुली बैठक हो रही थी। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। मीटिंग में इलाके के सीओ, इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट तक मौजूद थे, लेकिन इस सब की मौजूदगी में दबंगों ने सरेआम गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जहां एक शख्स को गोली लगी और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र सिंह बताया जा रहा है, जो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। वहीं मारे गए जयप्रकाश पाल के भाई तेज प्रताप पाल का आरोप है कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह विधायक सुरेंद्र सिंह का खास है और उनके दबाव में पुलिस ने पकड़ने के बाद आरोपी को भगा दिया। उधर विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में विवादित बयान दिया है। उन्होंने वारदात को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार पर हमला करेगा तो सामने वाला क्रिया की प्रतिक्रिया देगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले से ही सवालों में है, तो वहीं हाथरस कांड के बाद बलिया में हुए इस गोलीकांड ने यूपी पुलिस और योगी सरकार की कार्यशैली को एक बार फिर से सवालों के घेरे में ला दिया। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ फिर आपके सामने होंगे हाजिर। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक। खबरें लेकिन लगातार जारी।